In this lecture, we will discuss law of segregation. Like law of dominance, law of segregation is based upon monohybrid cross. According to law of segregation, alleles do not show any blending at any stage during a hybridization. As such, both parental characters reappear in a pure form in F2 generation, although F1 generation shows only expression of a single parental character. अगर इसको हम इजी लैंग्वेज में समझे तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जो एलील्स होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन के वक्त कभी भी एक दूसरे के साथ ब्लेंडिंग मतलब कि सम्मिश्रित होते नहीं हैं और अपने प्योर फॉर्म को बरकरार रखते हैं। और इसीलिए जब F2 जनरेशन में प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है तो दोनों पेरेंटियल कैरेक्टर्स रीअपियर होते हैं, ऑल्दो F1 जनरेशन एक ही पेरेंटियल कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। यहाँ पे आप पनेट स्क्वायर को देखिए, एक पेरेंट है कैपिटल टी वाला टॉल प्लांट और दूसरा पेरेंट है स्मॉल टी वाला ड्वार्फ प्लांट। जब इन दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होता है तो F1 का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी होता है और फिनोटाइप सिर्फ टॉल पेरेंट का एक्सप्रेस होता है, मतलब कि सारे F1 प्लांट्स टॉल होते हैं। मतलब कि F1 जनरेशन में ड्वार्फ पेरेंट का फिनोटाइप एक्सप्रेस हुआ नहीं। अब जब F1 में सेल्फिंग होता है तो F2 जनरेशन में जो प्लांट्स होते हैं उसमें 75% प्लांट होते हैं टॉल होते हैं, जो एक टॉल पेरेंट के कैरेक्टर को F2 के अंदर एक्सप्रेस करते हैं, जबकि 25% 1/4 प्लांट होते हैं वो ड्वार्फ होते हैं। मतलब कि ड्वार्फनेस का कैरेक्टर जो F1 के अंदर अनएक्सप्रेस रहा था वो कैरेक्टर वापस F2 जनरेशन के अंदर रीअपियर हुआ। अब इसका मतलब क्या है, F1 में कैपिटल टी और स्मॉल टी का जीनोटाइप था, मतलब कि कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में कोई ब्लेंडिंग नहीं होता है। कैपिटल टी का कोई पार्ट स्मॉल टी में नहीं जाता है, स्मॉल टी का कोई पार्ट कैपिटल टी में नहीं जाता है। कैपिटल टी और स्मॉल टी अपनी प्योरिटी को बरकरार रखते हैं, उसमें कोई डैमेज नहीं लाते हैं। स्मॉल टी के कैरेक्टर में भी कोई बदलाव नहीं आया है, कैपिटल टी कैरेक्टर में भी बदलाव नहीं आया है। जब F1 ने अपने गैमेट्स प्रोड्यूस किए तो ये दोनों एलील एक दूसरे से अलग होकर गैमेट में एंटर होते हैं, और इसीलिए जब स्मॉल टी वाला पोलन ग्रेन स्मॉल टी वाले एग सेल को फर्टिलाइज करता है तो स्मॉल टी जीनोटाइप F2 जनरेशन में रीअपियर होता है और वहां पे ड्वार्फनेस का फिनोटाइप भी रीअपियर होता है। अगर स्मॉल टी के कैरेक्टर में यहाँ F1 में कोई बदलाव आ गया होता बिकॉज ऑफ कैपिटल टी तो ड्वार्फनेस वाला कैरेक्टर कभी भी रीअपियर प्योर फॉर्म में F2 में होता नहीं। अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में कोई ब्लेंडिंग होता, सम्मिश्रण होता, तो हो सकता था कि F1 के जो प्लांट्स मिलते वो इंटरमीडिएट हाइट वाले मिलते, मतलब मीडियम हाइट वाले मिलते, और F2 के प्लांट्स में भी मीडियम हाइट वाला कैरेक्टर मिलता, लेकिन ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं मिला था। मतलब कि दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर प्योर फॉर्म में F2 जनरेशन में 3:1 रेशियो में रीअपियर हुए। दैट मीन्स देयर इज नो ब्लेंडिंग ऑफ एलील्स ड्यूरिंग एनी स्टेज इन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। चलो अब इसका दूसरा पॉइंट क्या कहता है, पेरेंट्स कंटेन एलील्स इन पेयर। जैसे कि यहाँ पे टॉल पेरेंट है कैपिटल टी, ड्वार्फ पेरेंट है स्मॉल टी। F1 के अंदर सेल्फिंग होता है तो F2 जनरेशन के लिए पेरेंट है F1, मतलब कि इस F1 पेरेंट में जो F2 के लिए पेरेंट है उसमें है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इन शॉर्ट, पेरेंट्स और ऑर्गेनिज्म कंटेन एलील्स इन पेयर, either homozygous capital T, heterozygous capital T small t, or homozygous small t, means alleles are present in a pair within the organism. Now during gametogenesis, these alleles separate from each other and separately enter into a gamete. These alleles separate from each other and separately enter into a gamete. So gamete must have only one allele out of a pair of alleles. Gamete must have only one allele out of a pair of allele. So that's why gamete is a pure in a nature, and this law is also referred as a law of purity of gametes. चलो इसको समझते हैं कि ऑर्गेनिज्म के अंदर एलील्स हमेशा पेयर में होते हैं। ये पेयर दोनों आइडेंटिकल एलील्स की भी हो सकती है, जैसे कैपिटल टी या तो स्मॉल टी, या तो अनआइडेंटिकल डिसिमिलर भी हो सकते हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी।
अब जब ऑर्गेनिज्म खुद अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं तो ये एलील्स एक दूसरे से अलग होते हैं और अलग होके गैमेट के अंदर एंटर होते हैं। जैसे कैपिटल टी वाला जो टोल प्लांट है वो अपने सारे गैमेट्स में सिर्फ कैपिटल टी पजेस करता है, दोनों कैपिटल टी पजेस नहीं करता है, एक ही कैपिटल टी अंदर एंटर होता है। स्मॉल टी वाला जो ड्वार्फ पेरेंट है वो अपने जब गैमेट्स प्रोड्यूस करता है तो उसके अंदर सिर्फ स्मॉल टी एंटर होता है, दोनों स्मॉल टी एंटर नहीं होते हैं। और F2 जनरेशन के लिए पेरेंट हो जाते हैं F1 जब अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और गैमेट के अंदर सेपरेटली इंडिपेंडेंटली एंटर होते हैं। तो यहाँ पे F1 के जो भी गैमेट्स है उसमें 50% गैमेट में कैपिटल टी होता है और 50% गैमेट में स्मॉल टी होता है। इन शॉर्ट F1 के गैमेट्स में कैपिटल टी और स्मॉल टी एक साथ हाजिर हो सकते नहीं हैं। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर तो एलील्स पेयर में होते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं उसमें से पेयर में से सिर्फ एक ही एलील एंटर होता है। सो व्हेन अ डिसिमिलर हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म लाइक F1 ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस गैमेट्स, 50% of gametes carrying a one allele while the 50% of gametes carrying a another allele। तो कोई डिसिमिलर एलील वाला हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म जब अपने गैमेट प्रोड्यूस करता है तो 50% में कैपिटल टी होता है और दूसरे 50% में स्मॉल टी होता है। तो इसीलिए इस लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स पे कहते हैं। लास्ट पॉइंट यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि जो होमोजाइगस ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी वो सिमिलर टाइप के गैमेट्स से प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे कैपिटल टी वाले गैमेट्स, यहाँ पे स्मॉल टी वाले गैमेट्स। जबकि हेट्रोजाइगस जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स इन इक्वल प्रोपोजिशन कैरिंग बोथ एलील्स सेपरेटली इनटू अ गैमेट्स। तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो 50% गैमेट्स में कैपिटल टी पोजेस करेगा, अनदर 50% में वो स्मॉल टी पोजेस करेगा। सो दिस इज कॉल्ड अ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को अगर हम मॉडर्न क्रोमोसोमल थियरी के हिसाब से इवेल्युएट करें तो क्या कहता है, ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड्स होते हैं। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयर होती है, तो इसीलिए होमोलोगस क्रोमोसोम पे होमोलोगस साइट पे एलील्स प्रेजेंट होते हैं। ये एलील्स सिमिलर हो सकते हैं जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, या तो डिसिमिलर कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्योंकि ऑर्गेनिजम्स डिप्लॉयड होते हैं तो उसके अंदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और होमोलोगस पेयर पे एलील्स की पेयर भी होमोलोगस साइट पर प्रेजेंट होती है। तो नेचुरल सी बात है कि अगर क्रोमोसोम पेयर में होते हैं तो उनके ऊपर प्रेजेंट जीन्स भी पेयर में होंगे। लेकिन जब यही ऑर्गेनिज्म अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करता है तो वो मियोसिस से करता है, तो गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। तो आउट ऑफ अ पेयर ऑफ अ क्रोमोसोम ओनली वन क्रोमोसोम एंटर्स इनटू अ गैमेट। तो जो क्रोमोसोम पेयर्स में डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में होते हैं लेकिन उसके गैमेट में उससे आधे क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ आउट ऑफ अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम सिर्फ एक ही क्रोमोसोम अंदर एंटर होता है। जैसे 46 क्रोमोसोम वाले ह्यूमन 23 क्रोमोसोम वाले गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। अब जब एक्चुअली पेयर ऑफ क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो नेचुरल सी बात है कि उनके ऊपर प्रेजेंट एलील्स भी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और गैमेट में सिर्फ एक ही एलील हो सकता है, एक ही कैरेक्टर के दोनों एलील एक साथ हो सकते नहीं है।